साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रयाग्मे प्रलीयन्ते तत्र वा व्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। कृपया व्यक्त और अव्यक्त, प्रकृति और विकृति इन शब्दों का गंभीरार्थ समझाएं। साथ ही हमें ये भी समझाएं कि हम सभी दो अदृश्यों के बीच हैं कैसे। हमें एक बात बताएं, विकास का पहला चरण क्या है? सभी अभिव्यक्तियाँ अव्यक्त स्थिति से उत्पन्न होती है। जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है, रात्रि आने पर वे निश्चय ही केवल उसी में लुप्त हो जाती हैं, जिसे अव्यक्त कहा जाता है। एक अति सुंदर अभिव्यक्ति अर्थात प्रकट व्यक्त। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, अनाधिपत्य। अव्यक्त से यह जगत प्रकट ब्रह्मांड आया। सभी वस्तुएं अव्यक्त स्थिति से आई है। हमारे सांख्य और वेदांत दर्शन में एक अद्भुत विचार है। वास्तविकता के दो पहलू। लकड़ी का एक टुकड़ा लीजिए, यदि इसे शीघ्रतापूर्वक रगड़ें तो अग्नि मिलेगी, पर पहले इसे देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। रगड़ने से अग्नि बाहर आती हुई मिलेगी, जो इतनी अव्यक्त रूप में साधारण लकड़ी है, व्यक्त रूप में अग्नि है जिसे हम काम में लेते हैं। समस्त ब्रह्मांड के दो आयाम हैं, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति, या केवल प्रकृति और विकृति। प्रकृति यानी मूल प्रकृति और विकृति यानी परिवर्तित प्रकृति। विकार परिवर्तित प्रकृति है। ये तकनीकी शब्द है जो बृहत ब्रह्मांड के लिए सांख्य और वेदांत ने विकसित किया। सभी व्यक्ति या अभिव्यक्ति उस समय अव्यक्त से आई या प्रकट हुई कब? ब्रह्मा के दिन के आरंभ में। ऐसे समय ये व्यक्त वास्तविकता अव्यक्त वास्तविकता से प्रकट हुई। जब ब्रह्मा की रात आती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं सब समस्त ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। प्रलय का अर्थ है विलीन या लुप्त हो जाना है। उसी अव्यक्त में सृष्टि के दो पहलू, एक स्थूल हमें बाहर लाता है और दूसरा सूक्ष्म हमें अंदर ले जाता है। सौरमंडल अपने संकुचन में आकर अपने मूल प्रारंभिक अवस्था में चला जाता है। उसका हम आज के बृहत ब्रह्मांड के विज्ञान में अध्ययन करते हैं। भविष्य में किसी निर्धारित समय पर विस्फोट हुए। अभी 10 से 1100 करोड़ वर्ष का समय बीता है। लगभग 5 से 600 करोड़ वर्ष बाद सूर्य अपने को विस्तरित करेगा और प्रत्येक ग्रह को निगल जाएगा। इन ग्रहों को एक एक कर निगलने की आश्चर्यजनक घटना, अंत में एक मृत तारा बन जाना, यह सूर्य का भविष्य है। मतलब सूर्य भी मरेगा। अभी यह विस्तरित हो रहा है, उसके बाद वो सिमटता चला जाएगा। आधुनिक ग्रह भौतिकी में इसी प्रकार का अध्ययन चल रहा है। प्राचीन भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने प्रलय या बृहत ब्रह्मांडीय विघटन या लय को ठीक से समझा था। लय का अर्थ है समाहित हो जाना। जब एक मानव शरीर मरता है तो वह उन रासायनिक तत्वों में समाहित हो जाता है जिससे वह आया था। एक वस्तु अपने मूल स्वरूप में वापस लौट जाती है। केवल इतना ही नहीं, जिसे प्रलय कहते हैं, समस्त जगत उसी तरह अपने मूल स्रोत में वापस चला जाता है। महाभारत में एक जगह बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, तुम और मैं एक अदृश्य स्थिति से आए, फिर हम दोनों उस अदृश्य स्थिति में वापस चले जाएंगे। हम दो अदृश्यों के बीच में हैं। समझने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम दो अदृश्यों के बीच में हैं। भूत अदृश्य है, भविष्य अदृश्य है, वर्तमान केवल दृश्य है, उसे हम देख सकते हैं। हमारे पास केवल यही है। एक शिशु अदृश्य से आता है और फिर एक वृद्ध अदृश्य में वापस चला जाता है। हम नहीं जानते वह कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। हमें अपना जीवन इसी सत्य के प्रकाश में जीना चाहिए। वेदांत यही कहता है, न किसी कल्पित विश्व में, न किसी अंधविश्वास में। सत्य यही है कि हम इसे जगत में रहना और कुछ समय के लिए इस व्यक्त अवस्था में। आप अपना जीवन यहाँ किस प्रकार जिएंगे? अपने अपने जीवन के सभी सत्य को जानने का प्रयास कर सकते हैं और यहाँ पर जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, को काटो। लेकिन यह विचार भी हमारी आध्यात्मिक समझ के बाहर है। यह हमारे लिए केवल बृहत ब्रह्मांड विज्ञान नहीं है। सूर्य की उपस्थिति केवल बृहत ब्रह्मांड विज्ञान नहीं है, वह प्रत्येक जीव में प्रतिक्षण प्रस्फुटित होता है। इस जीवन में प्रत्येक वस्तु आती है। इसलिए यह बृहत ब्रह्मांड अध्ययन की वस्तु मात्र नहीं है। हम उस बृहत ब्रह्मांड से परस्पर जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं जहाँ हम रहते हैं। इसलिए पर्यावरण संबंधी एकता का विचार हमारे भारतीय दर्शन में इतना दृढ़ है, फिर भी हम पाश्चात्य अनुभव से सीख रहे हैं। विश्व परस्पर संबद्ध यानी परस्पर जुड़ा हुआ है। कुछ पश्चिमी वैज्ञानिकों ने भी यह बात कही है। कोई भी बुराई ब्रह्मांड में कहीं पर घटित हुई, वह पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है।
जैसे लैटिन अमेरिका में तितली का एक पंख हिलता है तो चीन के बादल पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह वस्तुओं की पारस्परिक संबद्धता या एकता है। हमारे अनुभवों की एकता कुछ प्रत्यक्ष विभिन्नता का अध्ययन करके हमारी एकता के धरातल पर है। हम धीरे धीरे उस एकता को पहचानते जा रहे हैं। अतः यह बहुत सुंदर विचार है। इस अध्याय के लगभग सभी श्लोक बहुत सुंदर है। इस स्तर पर अधिक भक्ति आ जाती है इसका चिंतन मनन करने से। तो वेदांत में उस पृष्ठभूमि पदार्थ को स्वयं को यह कहते हुए कल्पना करते एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाता हूँ। वह ब्रह्मांडीय मन जिसे ब्रह्मा कहा गया विकास का पहला चरण है। ठीक वैसे जैसे मिट्टी में बीज डालते हैं, बीज स्वयं के अंदर अव्यक्त है। पहली अभिव्यक्ति तब आती है जब उसमें अंकुर फूटता है, उसके बाद सारी अभिव्यक्तियां हैं। पहला अंकुर अभिव्यक्ति ब्रह्मा है। प्रथम जन्म लेने वाला ब्रह्मा के विवरण में यही भाषा प्रयुक्त होती है। महत्वपूर्ण गहन वैज्ञानिक सत्य के लिए कुछ मिथक प्रयोग करते हैं। हमारे खगोल शास्त्री जानते थे कि वह केवल मिथक की भाषा है, लेकिन इससे यह विषय सरलता से समझ में आता है। इसलिए आज के ग्रह विज्ञान में बहुत से मिथक धीरे धीरे प्रविष्ट हो रहे हैं। यदि एक बार क्रम विकास के रूप में अभिन्न अंग के रूप में बुद्धिमत्ता से पहचान दे दी जाती है तो आधुनिक ग्रह विज्ञान की समस्त भाषा बदल जाएगी। ये हमारे वेदांत की भाषा के निकट आ जाएगी। एको हम बहुश्यामी में मैं एक हूँ अनेक हो जाता हूँ। पिछले 17वें श्लोक में ब्रह्मा के जीवन के काल का संदर्भ है। वर्तमान ब्रह्मा की आयु 51 वर्ष है। अभी उनके 49 वर्ष से है। इसके बाद कोई और ब्रह्मांड का नियम बनेगा। अतः हमारे समय का मापदंड और ब्रह्मा के समय का मापदंड बिल्कुल भिन्न है। एक कहानी, एक भक्त ने घोर तपस्या की। ईश्वर ने ब्रह्मा के रूप में उससे पूछा, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? तुम मुझे यह दे दो, तुम मुझे वह दे दो। और ब्रह्मा ने कहा, कृपया 1 मिनट रुको, तुम जो चाहते हो मैं सब कर दूंगा। भक्त प्रतीक्षा करता रहा। अनेक दिन और अनेक वर्ष तक भक्त ने कहा, ये क्या? तब ब्रह्मा ने कहा, मेरा मिनट न कि तुम्हारा मिनट। उस समय का विषय आधुनिक विज्ञान के लिए बड़ा गंभीर विषय है। आज के समय के सिद्धांत पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा रही हैं। हमने समय का अध्ययन किया, समय विहीनता का, नित्यता का। गीता में जब अव्यक्त या अभिन्नता शब्द देखते हैं तो भिन्नता में कोई समय विचार नहीं हो रहा है, कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई गतिशीलता नहीं होती। उस अव्यक्त स्थिति में फिर समय विलीन हो जाता है। जैसे ही अभिव्यक्ति प्रारंभ होती है हम व्यक्त ब्रह्मांड को पाते हैं। अतः यह ऐसी प्रकृति का अव्यक्त है जिसमें विलय के समय समस्त ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। दूसरा अव्यक्त है वह सर्वोच्च ब्रह्म जिसकी प्रकृति शुद्ध चैतन्य है। इसके बारे में भगवान आगे बताते हैं कि वह सदैव समय से परे असीम है। यह भाषा 1 या 2 श्लोकों में आगे करेंगे। अभी 18वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं तो उसी की बात करते हैं। वहाँ बहुत विचार उत्पन्न होते हैं, बहुत रुचिपूर्ण भी। ब्रह्मा के प्रातः काल के आरंभ में अव्यक्त से सभी अभिव्यक्तियाँ प्रकट होने लगती है। ब्रह्मांडीय विकास प्रारंभ होता है और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में यह लुप्त या विलीन हो जाता है। अतः वास्तविकता में उसे अव्यक्त के रूप में जाना जाता है। रात्रि के आरंभ में समस्त व्यक्त ब्रह्मांड उस अव्यक्त ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। यहाँ इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर पर दिन और रात का विचार किया जा रहा है, हमारे स्तर पर नहीं। हमारे अल्पकाल समय में एक जागरण का समय होता है जब रात आती है, जब हम अपने में लौट जाते हैं गहन निद्रा में। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मा सोते हैं यहाँ अनेक समस्त शक्तियाँ चली जाती है। अतः हमारे मनोविज्ञान में, हमारे दर्शन में, हमारे बृहत ब्रह्मांड विज्ञान में अव्यक्त का विचार बहुत महान भूमिका निभाता है। आधुनिक विज्ञान में भी यही बात है। अव्यक्त का विचार, एक बरगद के बीच में पूरा बरगद का पेड़ है लेकिन आप उसे खोज नहीं सकते। इन इंद्रियों के द्वारा आप बीज में बरगद का वृक्ष नहीं खोज सकते। यह अव्यक्त अत्यधिक सूक्ष्म है। बरगद का वृक्ष व्यक्त हो गया, वह पहले अव्यक्त था, वही अव्यक्त हो गया। एक शिशु के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं लेकिन शिशु के रूप में वह बहुत कम व्यक्त है। बहुत कोमल, बहुत बलहीन शिशु अधिक, लेकिन धीरे धीरे बच्चा विकसित हो गया तो मोहम्मद अली के रूप में बन गया, एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में। शिशु में वह विद्यमान था जो धीरे धीरे व्यक्त हो रहा है। हम इसी प्रकार संसार का अध्ययन समष्टि या व्यष्टि के रूप में करते हैं। लघु और दीर्घ का यह विभाजन अत्यंत प्रासंगिक है। अव्यक्त और व्यक्त, प्रकृति को हमारे दर्शन में अव्यक्त कहा है। अभिन्न प्रकृति, वही अभिन्न प्रकृति या अव्यक्त प्रकृति भिन्न या व्यक्त हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का चित्त बीज है और जब शरीर प्रारब्ध बस जन्म लेता है धीरे धीरे उसमें व्यक्त होने लगता है। किस समय दुर्घटना होगी, कब मरेगा, इस समय तक जिएगा, इस समय यह होगा, इस समय वह होगा।